हेलो, नमस्कार दोस्तों। स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल श्री क्लासेस में। इस क्लास में हम आरआरबी ग्रुप डी 2025 एग्ज़ाम के लिए मैथ्स के प्रीवियस ईयर पेपर सॉल्व करवा रहे हैं, जिसका आज 7वां नंबर है। इससे पहले हमने 6 पेपर और सॉल्व करवा दिए हैं। जिन भी साथियों ने अभी तक वो पेपर नहीं देखे हैं, वो अवश्य उन पेपर को देख लें, जिससे आपको पेपर या एग्ज़ाम देते समय क्वेश्चंस को किस हिसाब से सॉल्व करना है वो आपको समझ में आएगा, और आपको ये भी पता लगेगा कि पुराने सालों में किस अकॉर्डिंग क्वेश्चंस आपसे पूछे गए हैं। ठीक है, स्टार्ट करें आज की क्लास। पहला क्वेश्चन, दो संख्याओं का गुणनफल 8410 है और उनका महत्तम समापवर्तक 29 है, तो उसका लघुत्तम समापवर्तक क्या होगा। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए एक बेसिक फॉर्मेट है कि दो संख्याओं यानी कि प्रथम संख्या गुणा दूसरी संख्या बराबर होती है में से गुणा लसे के। ठीक है, आपको क्या दे रखा है, दो संख्याओं का गुणा दे रखा है, कितना दे रखा है 8410 बराबर में से दे रखा है आपको 29 गुणा ले से आपसे पूछा हुआ है। अब ये 29 जो है इसके नीचे आ जाएगा, तो 29 का भाग दे देगा, 29 से ये काटो। अब अगर आपको पता है कि 29 का स्क्वायर होता है 841, तो आप डायरेक्ट कट कर सकते हैं, नहीं तो आप बेसिक से कट करेंगे पहाड़ा बोल बोल के। लेकिन आपको स्क्वायर याद कर लेना है, जिससे आपको क्वेश्चन करने में आसानी होगी। 29 से काटेंगे 29 बार, ये जीरो की जीरो यानी कि 290, तो लेस है इसका कितना हो गया आपका 290 हो गया है। ठीक है, यही आपका आंसर है। उम्मीद करता हूँ आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। बढ़े अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न कह रहा है, एक दुकानदार एक वस्तु को उसके अंकित मूल्य पर 20% और 15% की छूट की दो क्रमिक छूट देकर 571.20 रुपये में बेचता है। यदि उसने कोई छूट नहीं दी होती तो उसे 12% का लाभ होता। वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। इस क्वेश्चन को करने के लिए हम सबसे पहले क्या करते हैं कि जो पहली लाइन यहाँ तक की दे रखी है इसको सॉल्व कर लेते हैं कि अंकित मूल्य, माना कि अंकित मूल्य x गुणा 20% छूट यानी कि 80/100 और 15% छूट यानी कि 85/100 बराबर किसके दे रखा है आपको 571.20 के दे रखा है। यहाँ से आप x की वैल्यू निकाल लेंगे, x की वैल्यू निकाल लीजिए। तो ये क्या करेंगे 20 और ये सॉरी चलो 20 कर दो 25, ये 4 और ये 5। ठीक है, ये कटेगा 17 बार और ये 20 बार, तो 20 पंजे 100 तो इधर चल जाएगा हमारा, और 17 गुणा 4 बच जाएगा। ठीक है, तो 571.20/4 गुणा 17 गुणा 100 यही है। ठीक है, 4 से और काट दो, चलो इसको 25 कर दो। अब 17 से इसको कट करो, 17 दोनों 34 17 थी 51, 6 बच गया, 1 17 थी 51, 10 2 17 छिक्के 102, तो 33.6 गुणा 25। ठीक है, अब 33.6 गुणा 25 है। इसमें क्या बोल रहा है, ये अगली लाइन पढ़ते हैं आप। यदि उसमें कोई छूट नहीं दी होती तो 12% का लाभ होता, यानी कि अब इसमें ऑलरेडी 12% का लाभ जो है इंक्लूड है, तो ये 112 हो गया। ठीक है, 100/112 कट कर लो इसको, ये पॉइंट को हटा देता है, पहले पॉइंट हटाया, नीचे 10 कर दिया और एक जीरो से एक जीरो कट गई। ये 5 बार और ये कट गया 56 बार। 56 से इसको काटो, 56 से कटेगा कितनी बार 6 बार। ठीक है, तो 25 के 150 पंजो 750। ठीक है, 25 के 150, 150 गुणा 5 750, तो 750 आपका क्या हो गया इस क्वेश्चन का आंसर हो गया। यानी कि क्रय मूल्य कितना है आपका 750 रुपये है। समझ में आ गया ये क्वेश्चन आपने कैसे किया हमने ये। ठीक है, बढ़े अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, यदि किन्हीं आंकड़ों का बहुलक उनके माध्य से 16.2 अधिक है तो उनका बहुलक उनकी माध्यिका से कितना अधिक होगा। वैसे इस क्वेश्चन को करने के मैं दो तरीके बताता हूँ। एक तो मेरा जो तरीका है यानी कि मैं कैसे करता हूँ, और एक बेसिक तरीका। बेसिक तरीका थोड़ा सा लॉन्ग है, मैं मेरा वाला तरीका एक बार बता देता हूँ। देखिए भाई, बहुलक बराबर क्या होता है, एक दिन हमने एक क्लास में आपको एक बेसिक सा फॉर्मूला बताया था, 3 माध्यिका माइनस 2 माध्य, ये है।
बहुलक दोनों जगह बराबर है, तो हम ये कर लिख सकते हैं इसको 3 माध्यिका का माइनस 2 माध्य। ठीक है, अब देखिए इसको -2 माध्य को बराबर की दूसरी साइड लेके जाएंगे। अगर मैं मेरा तरीका बता रहा हूँ आपको, बेसिक तरीका आपका अलग रहेगा। 2 माध्य, ठीक है, तो माध्यिका की वैल्यू कितनी हो गई 2 हो गई, और माध्य की वैल्यू क्या हो गई 3 हो गई। तो माध्य से कितना है 16.2 अधिक है, यानी कि 3 बराबर 16.2 के हो गया। तो यहाँ से 2 की वैल्यू निकालनी है, क्योंकि हमारी माध्यिका कितनी है 2 है। तो 16.2 बटा 3 गुणा 2, इसको कट करा तो आ गया 5.4, 5.4 गुणा 2 यानी कि 10.8। तो माध्यिका से कितने अधिक है 10.8 अधिक है। ये तो मेरा बेसिक, मैंने जो क्वेश्चन को सॉल्व, जैसे मैंने कभी क्वेश्चन को देखा तो सबसे पहले मेरे माइंड में इस टाइप से कैलकुलेशन आई थी, जो मैंने आपको एक बार बता दी। अब मैं आपको बेसिक से करके एक बार बता देता हूँ कि बेसिक से कैसे होगा ये क्वेश्चन। देखिए इसको मिटाना पड़ेगा। बेसिक से फॉर्मूला तो यही है, बहुलक बराबर क्या होता है 3 माध्यिका माइनस 2 माध्य। ठीक है, अब देखिए बहुलक बराबर 3 माध्यिका माइनस 2 माध्य। अब क्या बोल रहा है ये, बहुलक उनके माध्य से 16.2 अधिक है, तो बहुलक माइनस माध्य किसके बराबर हो जाएगा 16.2 के बराबर हो जाएगा। अब बहुलक की जगह हम अगर ये वाली बात लिख देते हैं तो क्या बन गया 3 माध्यिका माइनस 2 माध्य और माइनस माध्य, यानी कि माइनस के 3 माध्य बराबर 16.2 के। यहाँ से माध्यिका माइनस माध्य निकाल लिया, कितने के आ गया 3 कॉमन ले लिया था ना 16.2 से, तो माध्यिका माइनस माध्य आ गया आपका 5.4। ये तो हो गई एक कंडीशन जो आपको ऊपर वाले लाइन पे दी हुई है। ये सेकंड कंडीशन देखिए कि बहुलक उनकी माध्यिका से कितना अधिक है। अब बहुलक वही, यहाँ पे क्या करेंगे हम, अब तो वही बहुलक माइनस माध्यिका करनी है हमको, क्यों, क्योंकि माध्यिका से पूछ रहा है और यहाँ ये क्वेश्चन मार्क लगा दिया। बहुलक वही है 3 माध्यिका माइनस 2 माध्य, माइनस वापस से माध्यिका। ठीक है, अब यहाँ क्या बच गया 3 माध्यिका में से 1 माध्यिका गई तो 2 माध्यिका माइनस 2 माध्य तो है ही है। अब मैंने एक स्टेप एक्स्ट्रा कर ली कि 2 माध्यिका माइनस 2 माध्य था तो 2 कॉमन ले लिया, माध्यिका माइनस माध्य कर दिया। अब देखिए 2 गुणा माध्यिका माइनस माध्य का वैल्यू जो हमने पहले वाली इक्वेशन से निकाली थी वो कितनी थी 5.4 थी, तो कितना आ गया 10.8 है। ये इसका बेसिक तरीका हो गया, आंसर वही आपका 10.8 आ गया। पर ये थोड़ा सा क्या है लेंथी मुझे लगा, इसलिए मैंने आपको जो जैसे क्वेश्चन पढ़ा मुझे जो समझ में आया मैंने आपको पहले वाली जो तरीका है उसमें बता दिया कि उस तरीके से हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। ये बेसिक तरीका है। ठीक है, बढ़े अगले प्रश्न की ओर। एक गोले का पृष्ठ क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसका व्यास 14 सेंटीमीटर। गोले का कुल पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होता है 3πr²। फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है, 3 गुणा 22/7 गुणा आर क्या रहेगा 7 गुणा 7 रहेगा, क्योंकि व्यास है 14, 7 से 7 कटेगा 22 से 66 गुणा 7 करना है, 7 6 42। ठीक है, 7 6 42 4, 7 6 42 और 4 46, 462 सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, ऑप्शन में है ऑप्शन में नहीं है। ठीक है, समझ आई। अच्छा ये गोले का निकाल, गोले का नहीं अर्ध गोले का निकालना है हमको, है ना, अर्ध गोले का निकालना है। ये गोले का नहीं होगा क्योंकि गोले का 3πr² नहीं है, अर्ध गोले का होता है 3πr²। ठीक है, तो ऑप्शन डी हो जाएगा आपका आंसर। अर्ध गोले का जो कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है वो 3πr² होता है और गोले का होता है 4πr²। ठीक है, ये अर्ध गोले का था, ये अर्ध लिखना यहाँ पे रह गया है। 462 सेंटीमीटर स्क्वायर आपका आंसर हो जाएगा। और अगर आपसे गोले का भी पूछ ले तो गोले का भी निकाल देते हैं। 4
गुणा 22/7 गुणा 7 गुणा 7, 22 चौक 88 गुणा 7, 7 8 56, 5 7 8 56 और 5 616 सेंटीमीटर स्क्वायर, 616 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाए गोले का। ठीक है, तो आपका गोले का और अर्धगोले का दोनों का मैंने निकाल के बता दिया है। समझ में आ गया? क्योंकि फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है, इसमें ऐसा कुछ ज़्यादा माइंड लगाने की बात है भी नहीं। ठीक है, जो क्वेश्चन मैं पूछा आपसे उस टाइप से आप इसका सॉल्यूशन निकाल सकते हैं। ठीक है, बढ़िया। अगले प्रश्न की ओर। यदि ABCD एक समचतुर्भुज है जिसमें कोण ACB 40 डिग्री है तो कोण ADB ज्ञात कीजिए। देखिए भाई, समचतुर्भुज है ABC और D, आपको दिया गया है ACB यानी कि ये एंगल आपको 40 डिग्री दिया हुआ है और ये इसको इससे मिला दिया। ठीक है, आपसे पूछा ADB यानी कि ये वाला एंगल आपसे पूछा है। ठीक है, ये 40 है। समचतुर्भुज की एक वो होती है थ्योरम होती है, ये दोनों जो काटता है यह 90 डिग्री का एंगल बनाता है। तो ये 90 डिग्री है, ये 40 है, ये कितना बन गया 50 बन गया, और ये 50 है तो ये एकांतर कोण हो गया, एकांतर कोण हो गया। तो ये वाला कोण और ये वाला कोण क्या होएगा, एकांतर कोण से बराबर होगा। तो ये 50 है तो ये भी 50 डिग्री हो जाएगा। समझ में आ गई? तो ADB कोण ADB क्या हो गया 50 डिग्री हो गया, आपका D आंसर। समझ में नहीं आया तो मैं वापस एक बार बता देता हूँ कि ABC और D आपको ये दिया हुआ 50, इसको मिलाया पूरा। तो जो समचतुर्भुज होता है ये होता है 90 डिग्री पे एक दूसरे को विकर्ण इसके काटते हैं। तो ये हो गया 90, ये है 50, तो ये हो गया 40, सॉरी ये 40 दे रखा है, 50 नहीं है यार, 40। ठीक है, ये दे रखा है आपको 40, तो ये हो गया आपका 50। तो ये क्या बन गया, एक एकांतर कोण बन रहा है। तो ये 50 है यानी कि ये एंगल और ये एंगल बराबर होएगा, तो ये एंगल बराबर है, तो ये एंगल और ये एंगल भी बराबर होगा। तो ये जब 50 है तो ये भी 50 डिग्री हो जाएगा, और 50 डिग्री इसका आपका राइट आंसर है। ठीक है, समझ में आ गया? बढ़िया। अगले प्रश्न की ओर। यदि किसी भिन्न के अंश में 10% की वृद्धि तथा उसके हर में 5% की कमी की जाए तो प्राप्त भिन्न 4/5 के बराबर होगी। मूल भिन्न क्या है? मूल भिन्न अगर हम मान ले x/y है तो उसके अंश में 10% की वृद्धि यानी कि 110/100 कर दें, और हर में 5% कमी यानी कि 95/100 कर दें। किसके बराबर हो जाएगा? 4/5 के बराबर हो जाएगा। 100 से 100 कट गया, ये कट गया 22 बार और ये कट गया 19 बार। ठीक है, ये हो गया 22x/19y बराबर 4/5। यहाँ से इनको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो तो x/y आ जाएगा 19 चौक 76 बटा 22×110। इसको कट करो 38/55। तो भिन्न क्या हो गई x/y, ये हो गई आपकी 38/55। यही आपका आंसर है। समझ में आ गई? इजी सा क्वेश्चन है। बढ़े अगले प्रश्न की ओर। यदि 3 और -7 एक द्विघात समीकरण के मूल हैं तो द्विघात समीकरण ज्ञात कीजिए। द्विघात समीकरण निकालने का एक फॉर्मूला होता है जो कि मैंने आपको पहले वाली क्लासेस में बताया हुआ है। x² माइनस मूलों का योग गुणा x प्लस मूलों का गुणनफल मतलब। ठीक है, तो x² तो है ही है, मूल कितने हैं 3 और -7 है, तो कितना हो गया -4 हो गया। x प्लस 3 गुणा 7 करेंगे यानी कि 3 गुणा -7, तो माइनस माइनस प्लस हो गया, तो x² प्लस 4x 7 21 माइनस का 21 बनेगा बराबर 0। ये आपका द्विघात समीकरण हो गया। x² प्लस 4x माइनस 21 कहाँ है, x² प्लस 4x माइनस 21, ये आपका ऑप्शन ए आपका आंसर होगा। ठीक है, समझ में आ गया? बढ़े अगले प्रश्न की ओर। एक आयत के छोटे भुजा की लंबाई लंबी भुजा से 10 सेंटीमीटर कम है। इसके क्षेत्रफल का संख्यात्मक मान उसके परिमाप के संख्यात्मक मान के 6 गुणे के बराबर है। इसकी लंबी भुजा की लंबाई क्या होगी? देखिए भाई, छोटी भुजा, ये बड़ी भुजा ले लेते हैं हम x, क्या ले लेते हैं x, तो छोटी भुजा क्या हो गई
छोटी हो गई भाई साहब, x माइनस 10। तो इसका क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, x गुणा x माइनस 10, ये बराबर है इसके परिमाप के। इसका परिमाप क्या होगा, 2x माइनस 10 का 2 गुणा, यही होगा, यही होगा ना भाई। 2 गुणा लंबाई प्लस चौड़ाई होती है। लंबाई क्या है, एक ये x है और एक x माइनस 10 है, x और x 2x माइनस 10, तो ये क्या हो गया 4x माइनस 20। परिमाप का यानी कि परिमाप का 6 गुणा, तो 4x माइनस 20। ये निकालने के लिए बताया था मैंने आपको, इसको मिटा देता हूँ बीत के लिए ऐसा, ठीक है। अब देखिए, तो एक्स स्क्वायर माइनस 10x बराबर 6 चौको 24x माइनस 120। ये इधर आएगा 24x, तो ये हो जाएगा 34x माइनस है 120। ये हो गई आपकी एक इक्वेशन। अब इसको 34x को इस हिसाब से तोड़िए कि आपके ये दोनों के मल्टीपल के बराबर हो गए। तो क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस 30x माइनस 4x माइनस 120। एक्स कॉमन ले लिया, एक्स माइनस 30, यहाँ से माइनस 4 कॉमन ले लिया, सॉरी प्लस 4 कॉमन ले लिया, एक्स माइनस 30। एक तो बन गया एक्स माइनस 30 और एक बन गया एक्स प्लस 4। तो एक्स बराबर क्या हो जाएगा आपका 30 और एक होता है माइनस 4। तो माइनस 4 में तो वैल्यू हो नहीं सकती, 30 आपकी भुजा हो गई। अब एक्स हमने क्या माना था, बड़ी भुजा माना था, तो बड़ी भुजा आपकी 30 आंसर हो गया। समझ में आ गया। ये एक इक्वेशन बनाई, इक्वेशन से आपने एक्स की वैल्यू फाइंड कर दी। उम्मीद करता हूँ आपको क्वेश्चन समझ में आ गया। बढ़े अगले प्रश्न की ओर। एक रेलगाड़ी 200 मीटर लंबी है, एक प्लेटफॉर्म को 40 सेकंड में और एक आदमी को 20 सेकंड में पार करती है, तो प्लेटफॉर्म की लंबाई क्या होगी। लंबाई है 200, आदमी को पार करने में कोई ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा क्योंकि एक आदमी या एक पोल है वो वैसे के वैसे खड़ा है। तो 20 सेकंड है, तो 1 सेकंड में कितनी दूरी तय करेगा, 10 मीटर प्रति सेकंड की दूरी निकाल दी हमने। एक प्लेटफॉर्म को 40 सेकंड में पार करता है, तो टोटल दूरी हो गई 40 गुणा 10 यानी कि 400 मीटर हो गई। अब 400 मीटर है, 200 मीटर की तो आपकी रेलगाड़ी है, तो प्लेटफॉर्म कितने देर का कितने मीटर का हो गया, 200 मीटर का हो गया। 200 आपका आंसर है। समझ में आ गया नहीं आ गया। ये एक बेसिक सा या फुअर सा तरीका है, मतलब जो अपन करते हैं ना कि हाँ भाई मैथ्स के क्वेश्चन है इस टाइप से करना, ठीक है। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ रहा होगा कि 200 है, एक बार फिर बता देता हूँ, 200 मीटर की है, 20 सेकंड में पार करते हैं, तो मीटर प्रति सेकंड हमने चाल निकाल दी इसकी। 20 मीटर प्रति सेकंड चाल निकाली, 40 सेकंड का एक प्लेटफॉर्म को पार करता है, तो 40 गुणा 10 यानी कि 400 मीटर चलता है ये। 400 मीटर में से 200 मीटर की तो इसकी पहले से ही ट्रेन है, रेलगाड़ी की लंबाई 200 मीटर का, तो 200 मीटर किसकी लंबाई रह गई, फिर प्लेटफॉर्म की रह गई। समझ में आ गया। बढ़े अगले प्रश्न की ओर। निम्नलिखित आंकड़ों की माध्यिका ज्ञात कीजिए। अब माध्यिका निकालिए भाई। माध्यिका निकालने के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले इनको असेंडिंग ऑर्डर यानी कि इंक्रीजिंग ऑर्डर में जमाना पड़ेगा। इंक्रीजिंग ऑर्डर में जमाते हैं भाई इनको। सबसे पहले तो अपन देखिए, सबसे पहले छोटा कौन सा है इसमें, सबसे छोटा मुझे दिख रहा है यहाँ पे 16, उसके बाद दिख रहा है 19, फिर 27, 27 के आगे क्या है भाई, देखो 27 के आगे हो गया अपना 28, 28 के आगे है 31, 31 के आगे है 32, 32 के आगे दिख रहा है 34, 34 के आगे दिख रहा है 35, 35 के आगे हो गया आपके 37, 37 के आगे हो गया 41, 41, फिर अगला है 45 और ये हो गया आपका अगला लास्ट एंड फाइनल 50। संख्या गिन लो एक बार, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, 12 संख्या है। ऊपर देख लो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, 12 संख्या है, 12 ही 12 नीचे ले ली। अब माध्यिका क्या होती है, माध्यिका होती है सबसे बीच का नंबर। तो पहला नंबर और लास्ट का नंबर जोड़ के निकाल सकते हो आप, नहीं तो आप क्या करेंगे, इधर से 1 2 3 4 छोड़ा, इधर से भी 4 छोड़ो, 1 12 है ना, 5 5 छोड़ो, 5 छोड़ा और फिर 1 2 3 4 5, तो यहाँ बीच के 2 नंबर बच गए। इन 2 नंबरों को जोड़ो और 2 का भाग दे देते हैं, ये हो जाएगी माध्यिका। तो 32 प्लस 34 बटा 2 कितना हो गया, 66 बटा 2 यानी कि 33। इसकी माध्यिका क्या हो गई आपकी 33 हो गई। हालांकि पहले और लास्ट को भी जोड़ के करते तो भी आपका 33 ही आंसर आ रहा था, ठीक है। बढ़े अगले प्रश्न की ओर।
यदि किसी निश्चित धनराशि पर 8 वर्ष में प्राप्त साधारण ब्याज धनराशि का 11/25 है तो वार्षिक ब्याज ज्ञात कीजिए। देखिए इस टाइप के क्वेश्चन में आपको क्या करना होता है कि 11/25 है, यानी कि 25 हमारा मूलधन है और 11 हमारा ब्याज है, सीधी सीधी बात है। तो 11 गुणा दर निकालने के लिए फॉर्मूला क्या होता है, मैं एक बार आपको बेसिक से बता देता हूँ। दर निकालने का फॉर्मूला होता है ब्याज गुणा 100 मूलधन गुणा समय, यही होता है दर निकालने का फॉर्मूला। तो ब्याज कितना दे रखा है आपको, 11 गुणा 100 मूलधन क्या है 25 गुणा समय कितना है 8। 25 से 4 बार, 4 से ये 2 बार, 2 से ये 5.5 बार, तो 5.5% की आपकी दर आ गई। बस इतना सा ही आपको क्वेश्चन में सॉल्व करना था। 11/25 है, यानी कि 25 भाग में से 11 भाग ब्याज है। ठीक है, ये बात है सीधी सीधी, बस और कुछ नहीं है। बढ़े अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न पूछ रहा है आपसे, निकटतम मान निकालिए, मान ज्ञात कीजिए। निकटतम मान में हम इनको सबको लगभग लगभग बराबर बराबर हम मानते हैं। तो ये 4.49 है, तो इसको 4.5 भाग 1.5, तो 4.5 भाग 1.5 लिखेंगे, माइनस 3.33 गुणा 3, यानी कि 9.99, 9.99 को हम 10 लिख सकते हैं, प्लस 4.5 लिख सकते हैं। ये कितनी बार, 3 बार, तो 3 प्लस 4.5 यानी कि 7.5 माइनस 10, कितना बच गया, माइनस का 2.5 बच गया। यही आपका आंसर है। समझ में आ गया। निकटतम में क्या करेंगे, पॉइंट के बाद कोई भी वैल्यू है उसको 0 के लगभग ले आएंगे और उससे आप उसको सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, बैंकिंग में बहुत ज़्यादा आते हैं इसके क्वेश्चंस, अपने यहाँ भी आजकल रेलवे में भी पैटर्न बना दिया है, यहाँ पे क्वेश्चंस पूछे जाने लग गए हैं। ठीक, बढ़े अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, वंशी के पिता की आयु 60 वर्ष है, उनकी आयु वंशी की आयु के 2 गुने से 20 वर्ष अधिक है। तो वंशी की आयु हम मान लेते हैं x है, तो इसके 2 गुने का 20 अधिक, 2 गुना प्लस 20 बराबर किसके है 60 के, ये दिया हुआ है आपको क्वेश्चन में। तो 2x बराबर किसके हो गया, 20 उधर गया चला गया तो 40 के, तो x बराबर किसके हो गया 20 वर्ष हो गया। तो ये क्या पूछ रहा है हमसे, हमसे पूछ रहा वंशी की आयु, तो वंशी की आयु क्या हो गई x हो गई, या सॉरी 20 वर्ष हो गई, आपसे यही पूछा हुआ है, आंसर आपका हो गया 20 वर्ष। ठीक है, बढ़े अगले प्रश्न की ओर। तो समरूप त्रिभुज के संगत भुजाओं का अनुपात 2:3 है, यदि इन छोटे त्रिभुज का क्षेत्रफल 48 वर्ग सेंटीमीटर है तो बड़े त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा। देखिए भाई, समरूप त्रिभुज है, समरूप त्रिभुज की संगत भुजाएं दे रखी हो और उनका क्षेत्रफल दे रखा हो, तो एक फॉर्मूला आपको बढ़िया सा याद करा देता हूँ कि संगत भुजाएं हैं 2x/3x। आगे अगर आपको क्षेत्रफल दे रखा है जैसे कि 48 बेटा कोई भी है, तो क्षेत्रफल दे रखा है तो इनका स्क्वायर कर दो संगत भुजाओं का, और वो क्षेत्रफल के बराबर हो जाएगा। क्यों, क्षेत्रफल में क्या होता है वर्ग होता है, आपको घन दे रखा हो तो आप उसका क्यूब कर दीजिएगा, यानी घन कर दीजिएगा संख्या का या भुजाओं का। ठीक है, उस हिसाब से आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो इसका क्या हो जाएगा 4x², ये हो जाएगा 9x², और ये 48 दे रखा है और यहाँ कोई नंबर है ए मान लेते हैं। x² से x² कट गया, 4 से कट गया 12 बार, ए इधर आएगा 9 इधर आ जाएगा, तो ए बराबर क्या हो जाएगा 12 नंबर 108। ठीक है, 12 नंबर 108 और ये सेंटीमीटर स्क्वायर हो गया। तो क्या आ गया आपका बड़े त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या आ गया 108 सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया। बस इसमें इतना सही आपको करना था। ठीक है, अगर आपसे यहाँ पे वर्गमूल या स्क्वायर भुजाएं देके स्क्वायर दे दिया, घन दे दिया, जैसे कि मैंने अभी आपको समझाया, तो उन चीज़ों का जरूर ध्यान रखिएगा। बड़े अगले प्रश्न की ओर। 3 बैग और 4 पेन का कुल मूल्य 1285 रुपये है, जबकि 5 बैग और 3 पेन का मूल्य 1995 रुपये है। तो 2 बैग और 11 पेन के मूल्य से कितना अधिक है। 2 बैग का मूल्य 11 पेन के मूल्य से कितना अधिक है। ये होते हैं इक्वेशन वाले क्वेश्चंस, जैसे कि इनमें समीकरण बनेगा। तो 3x प्लस 4x क्यों ले, बैग ले लेते हैं। ठीक है, तो 3 बैग से b को प्लस p से पेन को 1285 क्या होगा, और 5 बैग प्लस 3p बराबर होगा 1995 के। अब ऐसी कौन सी संख्या है जिसे मल्टीप्लाई करें तो कट जाए, तो इनको ऐसे करते हैं अपन, 3 से मल्टीप्लाई ऊपर कर देते हैं और 4 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो क्या हो जाएगा 3 चौक 12 और 4 × 3 = 12, यानी कि पेन कट जाएंगे। तो 3 × 3 = 9b
बराबर, इसको इससे मल्टीप्लाई करा तो 5 3 15 हासिल 1, 8 3 24 और 1 25 हासिल 2, 3 दूनी 6 और 2 8 और 3 3855। ठीक है, 9 भी हो गया आपका 3855। यहाँ से 20 भी बराबर हो जाएगा, करो 9 5 चौक 20। ठीक है, हासिल 2, 9 चौक 36 और 2 38 हासिल 3, 9 चौक 36 और 3 39 हासिल 3 4 और 3 7 7980। ये तो कट ही गया आपका। ठीक है, अब माइनस, ये भी माइनस है, कितना हो गया माइनस का 11 भी माइनस का 4155। 4155 कैसे आया, इन दोनों का डिफरेंस है, माइनस से माइनस का प्लस हो गया। ठीक है, माइनस से माइनस प्लस हो गया, 11 से काटो भाई, 11 दिया 33, बच गया अपने 8, 11 7 77 11 5 55। तो एक बैग की वैल्यू क्या आ गई है, 375 आ गई। तो एक बैग की वैल्यू को इस वाली इक्वेशन में रख देते हैं अपन, तो पेन की वैल्यू आ जाएगी, तो 3p प्लस 4p बराबर 1285 में रखेंगे। तो 375 गुणा 3 करेंगे अपन, तो क्या आएगा, 375 गुणा 3 आ जाएगा अपना 5 3 15 7 3 21 22 हासिल लगी 2, 9 और 2 11, 1125 प्लस 4p बराबर 1285। ये इधर से इधर आ जाएगा 1125, तो ये बन गया आपका 4p बराबर 160। तो 1p बराबर हो गया आपका 40। ठीक है, अब क्या बोल रहा है आपको क्वेश्चन में कि दो बैग का मूल्य क्या हो जाएगा, 375 गुणा 2 करेंगे अपन तो 750। ठीक है, और 11 पेन यानी कि 40 का, तो 11 कितने के हो जाएंगे, 440 के हो जाएंगे। इन दोनों का डिफरेंस यानी कितना अधिक है, 440, इसमें ये बचेगा 0 0, ये हो गया 1 और ये हो गया 3, 310 आपका आंसर हो जाएगा। समझ में आ गई, 310 रुपये अधिक है। ये थोड़ा सा यहाँ कैलकुलेटिव हो गया, क्यों, क्योंकि ये क्वेश्चन ही कैलकुलेटिव है। एग्जाम में आपके जैसे 25 क्वेश्चन आएंगे, 3 4 क्वेश्चन थोड़े से कैलकुलेटिव आएंगे, जैसे कि जिनमें से एक ये है। ठीक है, तो ये कैलकुलेटिव आएंगे, जो आएंगे ही आपको इनके लिए स्पीड बढ़ानी पड़ेगी। ठीक है, नहीं समझ में आ गया। बढ़े अगले प्रश्न की ओर। एक घनाभ का आयतन ज्ञात कीजिए जिनकी भुजाएं 3 4 और 5 दे रखी है। अभी देखो कितना आसान क्वेश्चन है। घनाभ का आयतन क्या होता है, LBH, 3 गुणा 4 गुणा 5, 3 4 12 5 60 घन सेंटीमीटर। ये आपका आंसर है। अब ये क्वेश्चन 10 सेकंड का भी नहीं है, और ये क्वेश्चन 2 मिनट का हो गया। तो ऐसे क्वेश्चंस थोड़े से पर नीचे आते रहते हैं। समझ में आ गया। बढ़े अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, एक संख्या को 15 से विभाजित करने पर 9 शेषफल होता है, उसी संख्या को 5 से विभाजित करने पर प्राप्त शेषफल क्षेत्रफल नहीं शेषफल है। ठीक है, शेष। ठीक है, बढ़े अगले समझ में आ गया प्रश्न। अब 15 से कोई संख्या को भाग दिया, 9 बच गया। इस टाइप के क्वेश्चन करने का सीधा तरीका है, 15 + 9 कर दो और जो संख्या अगली है इससे भाग दे दो। 15 + 9 हो गया 24, 24/5 कितना बचेगा, 4 शेष बचेगा। बस 4 ही आंसर है। इस टाइप को क्वेश्चन को सॉल्व करने का सबसे बेस्ट तरीका ही है कि आपको जिससे विभाजित किया जा रहा है, जितना शेष बच रहा है उन दोनों को जोड़ दो, और जो अगली जो संख्या जिससे विभाजित करवाया जा रहा है उससे भाग दे दो। जैसे कि 15 + 9 24, 5 से भाग दिया, 4 शेष बच गया। ठीक है, बढ़े अगले प्रश्न की ओर। अनु किसी कार्य को करने में बिन्नी से 4 गुना कार्यकुशल है। एक साथ कार्य करते हैं तो 12 घंटे में पूरा कर लेंगे। अनु अकेले उस कार्य को कितने दिनों, देखो भाई, अनु और बिन्नी, आपसे इसमें दिन का तो कहीं लेना देना है ही नहीं, मतलब घंटों का तो कोई लेना देना है ही नहीं। इसकी कार्यकुशलता 4 है और इसकी 1 है, यानी कि बिन्नी की 1 है, बिन्नी से 4 गुना यानी कि 4 हो गई। टोटल हो गई अपनी कार्यकुशलता कितनी हो गई, 5 हो गई। अब 5 की कार्यकुशलता से कोई काम करते हैं तो ये काम करते हैं 12 घंटे तक, यानी कि टोटल काम कितना हो गया, 60 हो गया। अब अनु अकेले काम करना चाह रही है, अनु अकेले एक दिन में कितना करती है, 4 करती है, तो 60 को करने में कितना टाइम ले लेगी, 15 घंटे का टाइम ले लेगी। बस आपसे ये पूछा और 15 आपका आंसर है। समझ में आ गया, नहीं आया। बढ़े अगले प्रश्न की ओर। एक कस्बे की जनसंख्या 15,625 है।
दो क्रमागत वर्षों में 8% और 12% बढ़ती है, लेकिन तीसरे वर्ष में 22% घट जाती है। तीसरे वर्ष के अंत में कस्बे की जनसंख्या क्या रहेगी? देखिए इसमें क्या होगा, 15,625 है गुणा बढ़ती है यानी कि 108/100, 112/100 गुणा 78/100। क्यों? क्योंकि इसमें 22% घट गई। कट कर लो इनको, सॉल्व कर लो। ये हो गया आपका 27/25। ये हो गया आपका 28/25। 25 से इसको काटा 625 बार कटेगा। 25 से फिर से काटा 25 बार कटेगा। क्यों? क्योंकि मुझे याद था कि 25 का क्यों 15,625 है। ठीक है भाई। अब देखिए 25 हो गया। अब इसको 25 से कितनी बार हो गया? 4 बार हो गया। 4 से इसको कट करो, 4 से कट हो जाएगा ये? 4 से कट नहीं होगा, 2 से करो 2 बार, और ये हो जाएगा 3 और 9 39, और 2 से कितनी बार हो जाएगा? 14 बार। तो अपना नंबर बन गया 27 गुणा 14 गुणा 39। इसको मल्टीप्लाई करके और हमें आंसर लाना है। तो 27 गुणा 14 कर लेते हैं पहले। 14 पंजे 70, 14 छः 14, 70 98, 7, 14 दूना 28 और 7 35। तो 358 बन गया। 358 गुणा 39 करना अगली बार अपने। तो 9 8 72 हासिल है कि 7, 9 5 45 और 7 52 हासिल 5, 9 3 27 और 5 32 गुणा 8 दिया 24, 5 3 15 और 2 17 हासिल 1, 9 और 1 10, 2 6 9 3। नहीं यार, कहीं ना कहीं मल्टीप्लाई में गड़बड़ कर दी है। ये मल्टीप्लिकेशन में गड़बड़ हो गई यहाँ पे। ये 78 है, 78 है। ठीक है, ठीक है, एक बार देखो वापस। 14 7 98, 8 ले लिया, 9 बचा, 14 दूना 28, 28 और 9 37 होती है। ठीक है, गुणा 39 करेंगे अब। 9 8 72, 7 9 7 63 और 7 70 हासिल 7, 27 और 7 36 गुणा 8 दिया 24, 2 21 और 2 23 हासिल 2, 9 और 2 11। ठीक है, समझ में आ गया? जोड़िए 2 4 9 4 1। ठीक है, समझ में आ गया? 14,742, यही आपका 14,742। ये थोड़ा सा कैलकुलेशन में, मल्टीप्लिकेशन में हमने गड़बड़ हो गई थी। समझ में आ गया होगा? बढ़े अगले प्रश्न की ओर। 3 पेन और 2 पेंसिलों का मूल्य 53 रुपये है, और 2 पेन और 5 पेंसिलों का मूल्य 50 है। तो 5 पेन और 3 पेंसिलों का मूल्य क्या होगा? ये पहले वाले क्वेश्चन के जैसे है। 3 पेन प्लस 2 पेंसिल बराबर 53, और 2 पेन प्लस 5 पेंसिल बराबर 50। किसको बराबर कर दें आप? पेंसिल को पेन को कर दें तो गुणा 2 गुणा 3, तो ये कटेगा 4 पेंसिल बराबर 106, और 15 पेंसिल बराबर 150 माइनस रहेगा। तो 11 पेंसिल बराबर 44। 44 ही आ रहा है, माइनस है, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो एक पेंसिल कितने की हो गई? 4 रुपये की हो गई। इस वाली वैल्यू को यहाँ रख देते हैं हम। तो 8 हो गया, यानी कि 3 पेन प्लस 8 बराबर 53। तो एक पेन बराबर 15। ठीक है, अब आपसे क्या पूछा है कि 5 पेन यानी कि 15 5 75 प्लस 3 पेंसिल। एक पेंसिल की मूल्य कितना आ रहा है आपके? 4, 75, 3 पेंसिल का 12 7 87। तो आपका आंसर क्या हो गया? 87 आपका आंसर हो गया। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। बढ़े अगले प्रश्न की ओर। 3 पाइप एक टंकी को 5 घंटे 8 घंटे और 12 घंटे में भर सकते हैं। ये सभी पाइप एक साथ खोल दिए जाते हैं तो टंकी कितने समय में भर जाएगी? इस टाइप के क्वेश्चन हमने पहले वाले पेपर्स में बहुत सारे कर लिए हैं। इस क्वेश्चन को आप खुद करेंगे और उसका आंसर कमेंट बॉक्स में देंगे। ये आपका होमवर्क रहेगा। ठीक है, और उम्मीद करता हूँ आपके क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे। वैसे इस वाले क्वेश्चन में थोड़ी सी हमने कैलकुलेशन में मल्टीप्लिकेशन में मिस्टेक हो गई थी, बाकी कोई दिक्कत नहीं। 14,742 आपका इसका आंसर है। ठीक है,
तो अपने और अन्य साथियों के साथ में क्लासेस को शेयर कीजिए, और जिन भी साथियों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब कर लीजिए। और भी अपन पेपर्स जो हैं ग्रुप डी के साथ ही एनटीपीसी के पेपर स्टार्ट करेंगे कुछ टाइम में। फिर मिलते हैं नए पेपर नए क्वेश्चंस के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।